कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसका जो रियल पेपर है उसका 100% गारंटी के साथ हम प्रूव करके आपको बताएंगे कि इसी में से आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, जो पेपर है आपका रियल पेपर वहां आपकी एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले आता है, तो रियल पेपर अभी आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो जब तक आप जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं वही प्रश्न आपके उस पेपर में मिलेंगे, भले ही आप मिलान करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, देखिएगा। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं तो उसमें होता है क्लोर क्षार अभिक्रिया का निर्माण प्रक्रिया। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे कि देखिए NaCl है, NaCl, तो NaCl के जलीय विलयन में आपने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो यहां वियोजित हो गया और वियोजित होकर क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। बस इस प्रक्रिया को ही हम कहेंगे क्लोर क्षार। तो 2 नंबर में आपसे पूछेगा, ठीक है, तो 2 नंबर में आप परिभाषा आप लिखिएगा यहां से इस तरह से कि जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहां वियोजित हो जाता है और NaOH बनाता है। क्या बनाएगा, NaCl के जलीय विलयन में आपने विद्युत धारा प्रवाहित की और ये वियोजित हुआ और NaOH बनाया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस इस प्रक्रिया को ही हम कहेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। इसका समीकरण भी आपको साथ ही साथ देना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वहां आर्द्रता ग्राही होता है। आर्द्रता ग्राही यानी कि नमी को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अब जब ये नमी ग्रहण कर लेगा तो सीधी सी बात है कि ये ठोस पदार्थ बना लेगा, क्योंकि नमी ग्रहण करेगा तो वह उसकी नमी को खत्म कर देगा, तो ये ठोस बनाएगा। यहां जब आर्द्रता से क्रिया करके ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। देखिए आर्द्र रोधी का मतलब है कि जो आर्द्रता नमी ना हो, नमी को अंदर ना आने दे, ऐसे बर्तन में से रखा जाता है। ठीक है भैया, अब रही बात इसके समीकरण की, तो देखिए समीकरण बहुत ही सिंपल है। यहां से समीकरण लिख लीजिएगा आप कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कसोनट कूड़ो पानी, कसोनट देखिए ट्रिक के द्वारा ध्यान रखिए, कसो CaSO4 हो गया, कसो कितने नट कसने, 4, कुड़ना है अब इसमें आपको आधा लीटर पानी, तो ये हो गया आधा लीटर पानी। फिर एक बार और 1.5 लीटर लेना, अब तो उसे कहते हैं 1.5 को हम 1 सही 1/2 H2O। बस ध्यान से समझिए, आधा तो यहाँ पर है और 1.5 यहाँ पर, यानी पूरा हो गया 2, तो ये बन जाएगा आपका CaSO4 वैसे वैसा इंटू 2H2O, 2 हो गया। ठीक है, बस ये समीकरण हो गया इसका। तो बहुत ही सिंपल है। क्या कहेंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वहां आर्द्रता ग्राही होता है और आर्द्रता यानी कि नमी या जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण कर लेगा, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। चलिए इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, देखिए ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, और आपको यदि रियल पेपर चाहिए तो ठीक जो पेपर है उसके शाम को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको रियल पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इतने दिन पहले से किसी के पास भी रियल पेपर उपलब्ध नहीं होता है। जब तक आप ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने अध्याय के अकॉर्डिंग बना रहा हूं इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। देखिएगा, तो उदासीन अभिक्रिया क्या है और इसका एग्जाम्पल यहां पर है। देखिए उदासीनीकरण का मतलब होता है एक दूसरे को क्रिया करने से रोकना। ठीक है, तो जब अम्ल और जो क्षार है, एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल ठीक है,
अम्ल है HCl और क्षार है हमारे पास NaOH। जब इन दोनों को हमने आपस में क्रिया कराई तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया और लवण और जल का निर्माण किया। बस जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो यहां एक दूसरे को हमेशा ही उदासीन करते हैं। ध्यान से समझिए पॉइंट को कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं वहां एक दूसरे से जब भी क्रिया करेंगे तो वहां अब एक दूसरे को उदासीन करेंगे और लवण और जल का निर्माण करेंगे। बस इस अभिक्रिया को ही हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। यहां अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आप यहां से लिखिएगा कि HCl प्लस NaOH, तो लवण बना है NaCl यानी कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है और जल, ठीक है। तो यही अभिक्रिया कहलाएगी आपकी उदासीनीकरण। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट्स अच्छे से तैयार इनके अच्छे से कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा, इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। देखिए यहाँ 100% प्रश्न आपका आने वाला है और ये उदासीनीकरण दोनों में से एक प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए देखते हैं सबसे पहले धोने का सोडा। देखिए धोने का सोडा वास्तव में है क्या, इसका दूसरा नाम है धावन सोडा और हम इसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं कपड़े धोने का सोडा। जो ये कपड़े धोने का सोडा होता है यही क्या है आपका धावन सोडा है, धोने का सोडा है। तो सीधी सी बात है कि इसका उपयोग तो आपको पता ही होगा कि घरों की साफ सफाई करने में, साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दो उपयोग इसके लिखना है, ठीक है। साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, घरों की साफ सफाई में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और साथ ही साथ जल में जो स्थायी कठोरता है। कई कई बार साबुन जो होगी, देखिए साबुन जो होगी वहां जो हम कहते हैं कठोर जल, उसमें सही प्रकार से झाग नहीं देती, तो वहां पर इस सोडे का उपयोग किया जाता है। तो बस यही क्या है आपका जल की स्थायी कठोरता कहलाएगी, जहां पर कठोरता को हम कहेंगे, ठीक है भैया। तो धावन सोडे का उपयोग क्या क्या है, घरों की साफ सफाई में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और साथ ही साथ जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, ठीक है। अब इसी प्रश्न में है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का उपयोग भी देखते हैं। बेकिंग सोडे का जो प्रचलित नाम है वह है मीठा सोडा। क्या है भैया, मीठा सोडा। तो जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं, खाद्य पदार्थ, जो भी हम सेव बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, जो कुछ भी जैसे बाटी है, सभी में, सब्जियों में भी कई बार इसका उपयोग किया जाता है और दूध यदि फटता है तो वहां पर भी मीठे सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे उपयोग किसके हैं, बेकिंग सोडे के यूजेज हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाएगा, साथ ही साथ झागदार जो शीतल पदार्थ हैं, जो भी पीने के पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे शरबत हो गया, ठीक है, तो इन सभी में भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। सेव, नमकीन, पापड़, चिप्स आदि बनाने में भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ कुछ विशेष उपयोग इसका किया जाता है। जो होता है कभी कभी हमारा पेट फूल जाता है, यानी कि पेट में अम्लता बढ़ जाती है, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका सेवन किया जाता है। तो ये थे बेकिंग सोडे के उपयोग और धावन सोडे के उपयोग। स्क्रीनशॉट के माध्यम से बढ़िया से नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। जो बेकिंग सोडा है उसका हमें रासायनिक सूत्र देना है। तो देखिए रासायनिक सूत्र की यदि हम बात करें तो इसका रासायनिक फॉर्मूला है NaHCO3। ध्यान से समझिएगा, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब यदि इसको उपयोग, तो उपयोग यही अभी हमने जो बताए हैं अगले प्रश्न में कि खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाएगा, झागदार शीतल पेय पदार्थ, यही सेम टू सेम उपयोग है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वहां कह रहा है आपका निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र आपको देना है। अब किन किन के देना है, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये है यहाँ पर है प्रश्न है, ठीक है भैया, कि विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ठीक है, तो विरंजक जो चूर्ण है उसका फॉर्मूला है CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो कसोनट कूड़ो पानी कसो CaSO4 और कूड़ना है पानी यानी कि डालो पानी। ठीक है, ये 1/2 H2 आधा लीटर। तो ये थे विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 और 1/2 यानी कि हाफ जल है। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं। विरंजक चूर्ण के का जो रासायनिक नाम देना है आपको और इसके दो उपयोग आपको बताने हैं। तो इसी का भी उत्तर यहीं पर सामने मिल जाएगा आपको। और देखिए यहाँ पर देखिए सन में भी पूछा गया है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विरंजक चूर्ण का जो नाम है वहाँ तो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका सूत्र अभी हमने ऊपर भी देखा है कि CaOCl2 और इसके दो उपयोग, एक तो कागज एवं कपड़ों के विरंजन में और कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कवर करिए। अब देखिए निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो यहाँ पर अभी एक साथ में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहेंगे, क्षार क्या होते हैं, अम्ल और क्षारक की परिभाषा यानी कि अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे तनुकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक एक समझते हैं। देखिए अम्ल किन्हें कहेंगे, आपने कभी नींबू खाया होगा, संतरा खाया होगा, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी कि जो स्वाद में खट्टे होंगे वहां अम्ल होंगे। हाँ, जो स्वाद में खट्टे होंगे वहां अम्ल है, लेकिन साथ ही साथ उनकी एक और गुण होता है अम्ल में। जिस तरह से ये आपके पास सामने कागज है या पेपर है, इस पेपर को हम कहेंगे कागज वाला, लेकिन एक तरह का पेपर होता है अम्ल और क्षार का पहचान करने का, उसे कहते हैं लिटमस पेपर। ये जो लिटमस पेपर होता है वहां लाल और नीले रंग का होता है। तो यदि लाल को सॉरी नीले को यदि लाल हो गया, नींबू के रस में आप जैसे डुबोएंगे तो नीले को क्या हो जाएगा, वो अपने आप उसका कलर परिवर्तन होकर लाल बन जाएगा, वहां कहलाएगा आपका अम्ल। ठीक है भैया, चलिए अगला देखिए। तो परिभाषा आप यहां से लिखिए पहले तो कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे उन्हें हम अम्ल कहेंगे। उदाहरण है HCl और नाइट्रिक अम्ल, ये थे आपके अम्ल। अब यदि हम क्षारक की बात करें तो ठीक अम्ल के विपरीत जो है वह क्षारक बनेंगे, जो स्वाद में कसेले होंगे और जो लाल को नीला करेंगे वो कहलाएंगे आपके क्षारक। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होंगे तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कुल मिलाकर बात है हमारी साबुन का जो घोल रहेगा वहां भी एक तरह का क्षारक ही है। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यदि हम अब देखिए क्षार और क्षारक में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वास्तव में जो सारे के सारे क्षार है वो आपके क्षारक कहलाएंगे। लेकिन देखिए इस बात को अच्छे से समझिएगा कि जो क्षारक है उसमें दो प्रकार के क्षारक हो गए, एक तो जल में घुलने वाले और एक जल में ना घुलने वाले, यानी कि घुलनशील और अघुलनशील। तो जो घुलनशील है वही क्या है, क्षार है। तो जल में जो घुलनशील क्षारक होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। देखिए इसके साथ ही साथ अब एक परिभाषा महत्वपूर्ण आपके सामने आ गई, तो इसे भी समझिए गंधी सूचक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। देखिएगा गंधी सूचक किसे कहेंगे, जैसे प्याज है, लौंग है, ये अम्लीय माध्यम में ये कुछ अलग तरह की गंध देंगे, सुगंध देंगे, और क्षारीय माध्यम में कुछ अलग तरह की, तो इन्हें कहते हैं हम गंधी सूचक। ठीक है, चलिए इसके आगे है हमारा अम्ल क्षार सूचक, क्योंकि हमारे प्रश्न में है यहां पर देखिए अम्ल क्षार सूचक। देखिए अम्ल क्षार सूचक क्या है, ऐसे पदार्थों को आप अम्ल क्षार सूचक कहेंगे कि जो अम्ल या क्षार के साथ मिलेंगे और अपना रंग और गंध बदल लेंगे। जैसे हल्दी, लिटमस पेपर, ये सब क्या है, ये अम्ल क्षार सूचक है जो हमें अम्ल और क्षार की सूचना देंगे। तो ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग या गंध बदल लेते हैं उन्हें हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। बस परिभाषा ही पूछते हैं, पर आप थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए कि सूचक दो प्रकार के होंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्राकृतिक है उसमें लिटमस है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, और कृत्रिम है मेथिल ऑरेंज या
और है फिनोप्थेलिन। ठीक है, पर लेकिन आपसे गंधी सूचक अम्ल क्षार सूचक की परिभाषा ही पूछता है। चलिए अगला है तनुकरण से आप क्या समझते हैं, आइए इसे भी देख लेते हैं। तनुकरण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए जल में जब अम्ल या क्षारक हम मिलाएंगे, ध्यान से समझिए कि जैसे ही हमने पानी में क्या मिलाया, अम्ल मिलाया या क्षारक मिलाया, तो विलयन में H3O धनायन या फिर OH ऋणायन, यानी कि हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो हाइड्रोजन धनायन और OH ऋणायन की सांद्रता कम हो जाएगी। बस इस प्रक्रिया को ही हम कहेंगे तनुकरण। ठीक है, तो ये तनुकरण की परिभाषा का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और पीएच स्केल का भी आपसे पूछ लेता है, तो पीएच स्केल का भी देख लीजिए कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन धनायन यानी कि H धनायन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उसे ही हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अंतिम जो प्रश्न है वह है अम्ल और क्षार में अंतर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अब हम देख लेते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अम्ल को आपको बताया है कि जो नींबू है वह स्वाद में किस तरह का होता है, खट्टा होता है, और जो क्षार होंगे वहां कड़वे होंगे। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होंगे। साथ ही साथ एक पेपर होता है, जिस तरह से कागज के ऊपर हमने लिखा हुआ है, इसी तरह का एक अम्ल और क्षार की पहचान करने का पेपर होगा, उसे हम कहेंगे लिटमस पत्र यानी कि लिटमस पेपर। तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो होता है वह लाल को नीला करता है। ठीक है, दो अंतर आपके महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे। यहां नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यहां लाल को नीला कर देता है। यहां जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन यानी कि धनायन या हाइड्रोजन धनायन देते हैं। और कुल मिलाकर बात आप इतनी से बोल दीजिएगा कि अम्ल जो जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन धनायन, और जो क्षार होते हैं वहां जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं। अम्ल का यदि हम पीएच स्केल की तरह माप करके देखेंगे तो इनका मान 7 से कम होता है। तो यानी इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल क्षारों को उदासीन करके लवण एवं पानी बनाते हैं और क्षार अम्लों को उदासीन करके लवण एवं पानी बनाते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण अंतर थे अम्ल और क्षार में। तो बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास भी किया है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और अगले यदि आप अच्छे से नोट्स और IMP प्रश्न देखना चाहते हैं तो लिंक जिसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा।